नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को। साथ ही हम लोगों ने देखा था क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर को। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को। साथ ही हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि धन निष्कासन के सिद्धांत, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अर्थात 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है कि यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये कार्ल मार्क्स का विचार था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है। तो इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त जो हैं ये इंडिया टुडे पुस्तक को लिखे थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो टिस्को की जो स्थापना की गई थी ये JN टाटा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो सूती वस्त्र की फैक्ट्री जो है कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम जूट मिल सेरामपुर पश्चिम बंगाल में 1885 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम चाय बागान जो है वर्ष 1833 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे नोट है कि प्रसिद्ध इतिहासकार KM पानीकर ने 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज KM पानीकर ने कहा है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। इसमें जो था दो तरह का पद्धति था, एक था तीन कठिया प्रथा, दूसरा था दधनी प्रथा। तीन कठिया प्रथा क्या होता था। तीन कठिया प्रथा में इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य होता था। मतलब ये था कि अगर आपको तीन कठिया प्रणाली में था कि टोटल अगर 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से आपको 3 कट्ठा पर हर हाल में नील की खेती करनी होगी। यह तीन कठिया प्रणाली थी। दूसरा था दधनी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इस प्रथा के अंतर्गत क्या करता था, ब्रिटिश व्यापारी अर्थात भारतीय उत्पादकों, कारीगर, शिल्पियों आदि से माल लेने के लिए अग्रिम के रूप में धन दे दिया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में 3 तरह की व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया। दूसरा था रैयतवारी व्यवस्था। तीसरा था महालवारी व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग अस्थाई बंदोबस्त को समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहा गया, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक राज्य शामिल था।
भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार के पास होता था, यानी भूमि का अधिग्रहण जमींदार के पास होता था। उसके बाद समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भागों पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था। दूसरा है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था को लाने वाले गवर्नर थे टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम राज्यों में लागू था। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भागों पर रैयतवारी व्यवस्था लागू था, जबकि अस्थायी व्यवस्था 19% भूभागों पर था। इसमें भूमि का मालिक खुद किसान होता था। अगला पॉइंट है इसका कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार किसान को दी गई थी। इसमें जो कर की दर थी ये 33% से लेकर के 55% तक होता था। आगे हम लोग देखेंगे महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था को लागू करने वाला था होल्ट मैकेंजी। ये 1822 ईस्वी में महालवारी व्यवस्था को लागू किया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू था। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूभागों पर महालवारी व्यवस्था लागू था। भूमि पर गांव का अधिकार होता था। आगे इसमें है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। इसमें कर की दर 60% तक हो सकती थी। आगे हम लोग देखेंगे कि इस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। भू राजस्व व्यवस्था का भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव ये पड़ा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जो पुराने समय से अर्थव्यवस्था का पैटर्न चला आ रहा था वो विघटन हो गया। दूसरा, कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, लोग किसान गरीब होने लगे। कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गया। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नई जमींदारों का उदय हुआ। और अगला पॉइंट है इसमें कि कृषि का वाणिज्यीकरण भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो सबसे अधिक क्षेत्रों में लागू की गई थी रैयतवारी व्यवस्था को। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसके से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त का जो सिद्धांत है जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में, ये भू राजस्व के निर्धारण से इनका संबंध है। आगे हम देखेंगे भारत में रेलवे का जनक। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, अर्थात भारत में रेलवे सेवा लागू करने वाले थे डलहौजी। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो प्रथम रेलगाड़ी चली थी बम्बई से थाने 1853 ईस्वी में, और इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। आगे नोट है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। फार्मिंग सिस्टम का व्यवस्था आरंभ करने वाले थे गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, जिसे इजारेदारी की प्रथा भी कहते हैं। इन प्रथा के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाती थी। चैप्टर 5 है, इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब आरंभ हुआ था। तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण जो है इलाहाबाद की संधि से आरंभ हुआ था, जो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। तो प्रश्न पूछा जाता है इनसे, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जबकि न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1863 में भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1863 में प्रथम आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ था सत्येंद्र नाथ टैगोर को। आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो सबसे पहला था एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी और ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। दूसरा आयोग था इंसलिंगटन आयोग। इंसलिंगटन आयोग इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। उसके बाद तीसरा आयोग था ली आयोग। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये ली आयोग के सुझाव पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो भूमि सुधार के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद जो है 1798 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के नीति के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों की सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अर्थात इस नीति के तहत कि जिन राज्यों का निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुए उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए किसी को भी गोद रखने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिकरण किया? तो अवध का अधिकरण इन्होंने किया आउट्रम रिपोर्ट के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य यानी हड़प नीति के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। तो सतारा राज्य का अधिग्रहण हो गया था 1848 ईस्वी में। जैतपुर का अधिग्रहण 1949 में। संभलपुर का भी 1949 में अधिग्रहण हो गया था। आगे है बघाट राज्य का अधिग्रहण हुआ था 1850 में। उदयपुर का भी 1852 ईस्वी में। झांसी राज्य का 1853 ईस्वी में अधिग्रहण हो गया था। नागपुर का 1854 ईस्वी में और अवध का 1856 ईस्वी में अधिग्रहण हो गया था। अगला प्रश्न है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंध है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है जॉन लॉरेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पैनल कोड कहते हैं, शॉर्टकट में आईपीसी कहते हैं, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता निर्मित की गई थी। आगे नोट है कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि 1876 ईस्वी में दी गई थी राज उपाधि अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था 1880 ईस्वी में, जो भारत का प्रथम अकाल आयोग था। अगला प्रश्न है कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
तो भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ब्रिटिश काल में जो विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया था उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देश है नेपाल। नेपाल 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल पर अधिकार कर लिया था। दूसरा है सिंध। सिंध पर लॉर्ड एलनबरो जो है 1843 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। भूटान पर 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने अधिकार कर लिया था। वर्मा पर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन जो है ये अधिकार कर लिया था। आगे नोट है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हो गया था। उस समय डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल 1848 ईस्वी से लेकर के 1956 ईस्वी तक रहा था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।